थिएटर हॉल में मिलने वाला एक बकेट पॉपकॉर्न आपको अपने देश के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता सकता है जिनको जानने के बाद शायद आपको धुरंधर 2 जैसी मूवी में गोलमाल दिखाई देने लगे और रणवीर सिंह तुषार कपूर में बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजर बट्टू के इस धमाकेदार एपिसोड में। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। दरअसल 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक बड़ा ही अजीब सा फैसला हुआ था, जो कि फैसला कम कॉमेडी ज्यादा था, लेकिन कॉमेडी भी ऐसी कि सुनाने वाले पे गुस्सा ही आ जाए। फैसला ये था कि अगर आप सादा नमक वाला पॉपकॉर्न खाते हैं तो उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कैरेमल, नमक, चटपटा मसाला डाल दिया जाए तो टैक्स सीधा 18% हो जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? भाई, अगर लूटना ही है तो ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है। सिंपल सा, काउंटर पे 1 कटोरी लाल मिर्ची का पाउडर रखो, जैसे ही कोई कुछ लेने आए एक मुट्ठी उसकी आंख में डाल के सीधे सारे पैसे छुड़ा लो, सॉर्टेड है। इसके लिए इतना धाम धूम क्यों करनी है? एक तो यार ये सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स का पता नहीं क्या रोना धोना लगा के रखते हैं कि टैक्स एक ट्रैप है, फलाना ढिमकाना, जिससे कुछ होता तो है नहीं और ना ही पूरी बात समझ में आती है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या करें क्या ना करें। इसलिए मित्रों, देश कनेक्ट का ये वीडियो सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि आखिर टैक्स ट्रैप है क्या और इंडिया का मिडिल क्लास इस टैक्स ट्रैप में फंसा कैसे हुआ है, और अगर फंसा भी हुआ है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। मित्रों, आज हम 1.6% की उस छोटी सी जनता की बात करेंगे जो पूरे देश का बोझ अपनी पीठ पर उठा रही है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? चलिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आप मिडिल क्लास हो भी कि नहीं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास भारत का वो सैंडविच क्लास है जो ना तो इतना गरीब है कि उसे सरकारी योजनाओं और मुफ्त राशन का लाभ मिले, और इतना अमीर भी नहीं है कि उसे बढ़ती महंगाई या टैक्स से फर्क ही ना पड़े। आर्थिक नजरिए से ये वो वर्ग है जिसकी सालाना घरेलू आय लगभग 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच होती है और जिसकी पूरी जिंदगी ईएमआई और सेविंग्स के बीच बैलेंस बनाने में ही निकल जाती है। इस क्लास की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनत और ऊंचे सपने हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सुख सुविधाओं में कटौती कर करके अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और अपने खुद के घर के लिए पाई पाई जोड़ते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो तो आप भी मिडिल क्लास ही हो और ये वीडियो आपके लिए ही है। अब जब मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। मित्रों, मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आपको हर जगह पर टैक्स देना पड़ता है। इसे ट्रिपल टैक्सेशन कहते हैं। ट्रिपल टैक्सेशन असल में एक मिडिल क्लास इंसान की कमाई पर पड़ने वाली टैक्स की वो तिहरी मार है जो उसे पैसे कमाने से लेकर खर्च करने तक हर कदम पर झेलनी पड़ती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आपकी मेहनत की सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही सरकार इनकम टैक्स के रूप में अपना हिस्सा काट लेती है। यानी आपकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा, जैसे 20% से 30%, सीधे सरकार के खाते में चला जाता है। और इसके बाद जब आप अपनी उस टैक्स कटी हुई सैलरी से घर का राशन, दवाइयाँ या कोई सामान खरीदते हैं तो आप हर सामान पर फिर से जीएसटी के रूप में टैक्स देते हो, जो 5% से लेकर 18% तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आटा, दाल, चावल और तेल पर 5% जीएसटी देना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर तेल 100 रुपये किलो है तो आपको 105 रुपये का मिलता है। 5 रुपये सरकार को देने पड़ते हैं जीएसटी के रूप। इस सब के बावजूद जिंदगी भर टैक्स देने के बाद अगर आपने कुछ पैसे बचा भी लिए तो जब आप कोई बड़ी संपत्ति जैसे कार या घर खरीदते हो तो आपको रोड टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और टोल टैक्स जैसे एक्स्ट्रा टैक्सेस भी चुकाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी की कीमत लगभग 26 लाख रुपए तय करती है। अब यहाँ से सरकार का खेल शुरू होता है। तो इस पर सबसे पहले 28% जीएसटी लगता है, जो करीब 7,28,000 रुपए होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि फॉर्च्यूनर एक लग्जरी और बड़ी इंजन वाली गाड़ी है तो इस पर 22% कॉम्पनसेशन सेस भी लगाया जाता है, जो लगभग 5,72,000 रुपए और जोड़ देता है।
यानी शोरूम पहुंचने से पहले ही सरकार इस गाड़ी पर करीब 13 लाख का टैक्स वसूल चुकी होती है। अब जब आप शोरूम जाते हैं तो आपको इसकी एक्स शोरूम की कीमत लगभग 39 लाख रुपए दिखाई देती है। लेकिन रुकिए, अभी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बाकी है, जो अलग अलग राज्यों में 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके ऊपर आपसे 1% टैक्स और लिया जाता है सोर्स पे। अंत में जो गाड़ी 26 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई थी, वही गाड़ी आपकी मेहनत की कमाई के 51 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपके घर में आती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी डील में टोयोटा कंपनी को जितना प्रॉफिट नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा लगभग 18 लाख रुपए से 20 लाख रुपए सरकार को टैक्स के रूप में मिल जाता है। और सड़क पर निकलते ही हर 50-100 किलोमीटर पर टोल टैक्स का मीटर अलग से चालू हो ही जाता है। यानी पैसा कमाने पर टैक्स, पैसा बचाने पर टैक्स और तो और पैसा खर्च करने पर भी टैक्स। क्यों हिला डाला ना? अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि हमें टैक्स देना ही क्यों पड़ता है, सरकार हमसे टैक्स लेती ही क्यों है, क्या जरूरत है इस पूरे टैक्स सिस्टम की। तो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं। अब उस सोसाइटी में लिफ्ट चलाने के लिए, रात को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए, पार्कों की सफाई और सड़कों पर लाइट जलाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। तो होता क्या है कि सोसाइटी का हर मेंबर थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस चार्ज देता है ताकि ये सब सुविधाएं आपको मिल सके। बस टैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है, ये हमारे देश को चलाने का मेंटेनेंस चार्ज है। दरअसल सरकार के पास अपना कोई जादुई खजाना तो होता नहीं है। हम जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से देश की सरहदों पर खड़े जवानों की सैलरी निकलती है, नई सड़कें और हाईवे बनते हैं और इसरो जैसे संस्थान अंतरिक्ष में रॉकेट भेज पाते हैं। अगर टैक्स ना हो तो ना तो हमें सरकारी अस्पतालों में सस्ता इलाज मिलेगा और ना ही गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी। यानी एक सभ्य समाज में रहने की जो बेसिक सुविधाएं हम इस्तेमाल करते हैं, टैक्स उन्हीं का सब्सक्रिप्शन चार्ज है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि टैक्स सिर्फ सुविधाएं देने के लिए नहीं, बल्कि बैलेंस बनाने के लिए भी लिया जाता है। इसे इकोनॉमिक्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। सरकार अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेती है ताकि उस पैसे से उन लोगों की मदद की जा सके जो बहुत गरीब हैं, जैसे उन्हें सस्ता राशन या पक्का घर देने के लिए। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान के तौर पर हमें गुस्सा तब आता है जब हम टैक्स तो पूरा भरते हैं और हर जगह भरते हैं, लेकिन सड़कों पर गड्ढे और सरकारी सिस्टम में ढिलाई देखते हैं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। तब हमें लगता है कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज तो जा रहा है, लेकिन सर्विसेज वैसी नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। मित्रों, अब जरा एक कड़वी सच्चाई पर नजर डालते हैं जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स है जो सरकार किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट पर वसूलती है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे एक आम आदमी अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देता है, वैसे ही एक रजिस्टर्ड कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साल भर के कारोबार के बाद अपने सभी खर्चे और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो मुनाफा कमाती है उस पर टैक्स देती है। अब सरकार ने 2019 में क्या किया कि कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती कर दी और कॉर्पोरेट्स को कहा कि अब आप 30% की जगह सिर्फ 22% टैक्स दीजिए, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। और ऐसा करने के पीछे रीजन ये दिया गया कि कंपनियां ये पैसा वापस इकोनॉमी में लाएंगी और नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? कॉर्पोरेट्स का टैक्स तो कम हो गया, लेकिन आम आदमी का टैक्स बढ़ता गया और आज इतिहास में पहली बार इंडिविजुअल इनकम टैक्स का कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो बड़ी कंपनियां अपने खर्चों को घटाने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देती हैं। उनकी कारें, बिजनेस ट्रिप्स और ऑफिस का रेंट सब कुछ टैक्स फ्री खर्चों में आ जाता है। लेकिन एक सैलरीड इंसान को अपनी पूरी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे उसके घर का रेंट कितना भी हो या बच्चों की स्कूल की फीस कितनी भी बढ़ गई हो, उसका टैक्स तो और बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल होती है, वी पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब ये लाइन समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग देशों की तुलना करनी पड़ेगी। एक तरफ इंग्लैंड का टैक्स सिस्टम और दूसरी तरफ सोमालिया की ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, इंग्लैंड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कितना डेवलप्ड है, लेकिन सोमालिया के बारे में बता देता हूं कि सोमालिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां भीषण सूखे और भुखमरी की वजह से 2022 में लगभग 43,000 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें आधे से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। अब जिस देश में इतने सारे लोग भूख से ही मर जा रहे हों,
उसकी सड़कों और बाकी चीज़ों की कंडीशन तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। जब कोई भारतीय टैक्स पेयर ये कहता है कि वी पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी कमाई का उतना ही बड़ा हिस्सा सरकार को दे रहा है जितना एक इंग्लैंड जैसे विकसित देश में दिया जाता है, लेकिन बदले में उसे सुविधाएं कैसी मिल रही हैं? सोमालिया जैसी। आपको क्या लगता है कि अपने देश में भुखमरी है? कंफर्म करना हो ना तो कूड़ा बीनने वाले और जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि दिन में कितनी बार उन्हें खाना मिलता है। इंग्लैंड में टैक्स रेट्स काफ़ी ऊंचे तो हैं, वहाँ एक एवरेज आदमी अपनी इनकम का 20% से 45% तक टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस के रूप में देता है, लेकिन इसके बदले में वहाँ की सरकार नेशनल हेल्थ सर्विस के जरिए हर नागरिक को फ्री में वर्ल्ड क्लास इलाज की गारंटी भी देती है। वहाँ के सरकारी स्कूलों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि एक अमीर आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजने में गर्व महसूस करता है। इसके अलावा वहाँ की सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे लंदन ट्यूब और सोशल सिक्योरिटी, बेरोजगारी भत्ता या पेंशन इतने मजबूत है कि हर टैक्स देने वाले को महसूस होता है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। यानी वहाँ हाई टैक्स के बदले हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। दूसरी तरफ सोमालिया एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ का सरकारी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। वहाँ बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा जैसी बेसिक चीज़ों के लिए भी लोगों को खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। और जब भारत का मिडिल क्लास खुद को सोमालिया से जोड़ता है तो वो यही इशारा करता है कि भारी टैक्स देने के बाद भी उसे मानसून में डूबी हुई सड़कें, घंटों का ट्रैफिक जैम और असुरक्षित माहौल मिलता है। उसे टैक्स देने के बाद फिर से अपनी जेब से पैसे खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल और सोसाइटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी और जनरेटर लगवाने पड़ते हैं। और यही वो सर्विस गैप है जो हमको सबसे ज़्यादा चुभता है। भारत का मिडिल क्लास इंग्लैंड की तरह 30% इनकम टैक्स और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर 50% टैक्स तो भर रहा है, लेकिन जब उसे असल में ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी सिस्टम उसे वो सर्विस क्वालिटी नहीं दे पाता जिसकी उसने कीमत चुकाई है। उसे मालूम पड़ता है कि उसका पैसा देश निर्माण के बजाय भ्रष्टाचार और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में बढ़ रहा है, जब उसकी अपनी लाइफ की क्वालिटी एक डेवलपिंग नेशन के निचले स्तर पर ही अटकी हुई है। और मेरा और आपका ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी है। मिडिल क्लास अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में देता है, लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स के चलते टैक्स पेयर्स का पैसा अक्सर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय शॉर्ट टर्म वोट बैंक को लुभाने में बांट दिया जाता है। क्या ये उस ईमानदार टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफी नहीं है जो शांति से अपना काम करता है और ईमानदारी से टैक्स पे करता है? तो क्या हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं, हमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट की ज़रूरत है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए आज के आर्थिक माहौल में सबसे ज़रूरी है कि वे अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं। अक्सर मिडिल क्लास के लोग सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते। आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा टैक्स बचाने वाले सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन सिस्टम में डालना चाहिए, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सके। इसके साथ ही महंगाई को मात देने के लिए सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर भरोसा करने के बजाय स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे एसेट क्लास में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, बल्कि उसे सही जगह काम पर लगाने से बढ़ता है। और अगर ये करने में आलस आता है तो अपने ऊपर गरीब का टैग खुशी खुशी लगा लीजिए अभी से। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफस्टाइल की महंगाई से बचना और अपनी लायबिलिटीज यानी कि लोन और उधारी को कम करना। मिडिल क्लास में दूसरों को दिखाने के लिए महंगी कार या गैजेट्स EMI पर लेने का चलन बढ़ गया है, जो आपको कर्ज के जाल में फंसा देता है। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच एक साफ लकीर खींचनी होगी कि वास्तविकता में क्या ज़रूरी है और किसके बिना काम चल सकता है। इसके अलावा एक मजबूत इमरजेंसी फंड और पर्याप्त टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी अनहोनी या बीमारी की स्थिति में आपकी सालों की जमा पूंजी एक झटके में ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का हाल तो आपको पता ही है। अब ज़रा इस बात पर आते हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को कुछ जगह टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। आज भी कई करोड़पति किसान और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बड़े बड़े व्यापारी टैक्स के दायरे से बाहर हैं, तो उन पर टैक्स लगाने का सही तरीका ढूंढना होगा, बजाय इसके कि उनसे चुनाव के लिए फंड लेके मौज काटी जाए और मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाएं, क्योंकि हो तो यही रहा है।
दूसरा, जीएसटी सिस्टम को सिंपल बनाना होगा। 0 से 28% के बीच इतने सारे स्लैब कंफ्यूजन और करप्शन पैदा करते हैं, क्योंकि ना तो मिडिल क्लास के पास इतना टाइम है कि वो इतना लंबा सिलेबस पढ़ता रहे, और ना ही इतना पैसा है कि हर आदमी सीए की एडवाइस ले सके। मित्रों, सच्चाई यही है कि ये सब सिस्टम हमें और आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया गया है। सिंपल सा फंडा है कि ना तो हमें समझ आएगा और ना ही हम सवाल पूछ पाएंगे। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां टैक्स पेयर को चोर की नज़र से नहीं, बल्कि देश के पार्टनर की नज़र से देखा जाए। हर सरकारी दफ्तर में लिखा होना चाहिए कि अधिकारी की सैलरी एक आम टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई से आती है, क्योंकि जब तक ये अकाउंटेबिलिटी और टैक्स पेयर के लिए सम्मान नहीं आएगा, तब तक मिडिल क्लास खुद को ठगा हुआ महसूस करता ही रहे। ये सारी तो हो गई बढ़िया बढ़िया टेक्निकल बातें। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि मान लो हमने खुद को फाइनेंशियली लिटरेट कर भी लिया और अपना सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन क्या उससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मेरे फाइनेंशियली लिटरेट होने से सड़क बन जाएगी, हॉस्पिटल की हालत सुधर जाएगी, सरकारी दफ्तरों में जो घपलेबाजी हो रही है वो बंद हो जाएगी? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चलो समझते हैं। दोस्तों, आज के दौर में आपका स्मार्टफोन सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम से सवाल पूछने और अपनी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स यानी कि ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाइए, और इसके लिए आपको कोई बड़ा नेता होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जागरूक नागरिक बनना है। जब भी आप सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा देखें, या किसी सरकारी काम में देरी हो, या फिर पेट्रोल, डीजल और इंश्योरेंस पर भारी टैक्स की मार महसूस करें, तो उसकी फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सीधे एक्स यानी कि ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर रिलेटेड अथॉरिटी और मंत्रियों को टैग करके पोस्ट करें, क्योंकि आज के दौर में सरकारें डिजिटल फीडबैक पर बहुत ध्यान देती हैं। जब हजारों मिडिल क्लास लोग एक साथ हैशटैग लोअर टैक्स रेट जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक डिजिटल स्ट्राइक के रूप में काम करता है और सिस्टम पर दबाव बनाता है। दूसरा कदम है अपने फ़ोन को एक लर्निंग टूल बनाना। YouTube और Instagram पर ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जो टैक्स, जीएसटी और सरकारी स्कीम को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। अपने फ़ोन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ऐप्स रखें जो आपको बताते हैं कि आप कानूनी रूप से अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन पर रोज़ थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल कंटेंट देखेंगे, तो वही टेक्निकल शब्द धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाते हैं। फ़ोन पर बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा ज़रूरतों पर जा रहा है और कितना टैक्सेस पर। तीसरा और सबसे व्यावहारिक तरीका है कम्युनिटी बिल्डिंग। अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स में सिर्फ जोक शेयर करने के बजाय टैक्स और महंगाई से जुड़े काम के आर्टिकल्स और वीडियो भी शेयर करें। जब आप अपने जैसे और 10 लोगों को जागरूक करते हैं, तो आप एक अनऑर्गेनाइज्ड मिडिल क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन से ही RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करें, जैसे कि मेरे इलाके की सड़क के लिए कितना फंड आया था। क्योंकि जब सिस्टम को पता चलता है कि एक आम आदमी अपने फ़ोन का इस्तेमाल हिसाब मांगने के लिए कर रहा है, तो उनकी जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, देश हमारा है और इसे चलाने के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बोझ फेयर होना चाहिए, ना कि दोगला। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इंडियन टैक्स सिस्टम की गहराई और समस्याएं दोनों समझ आई होंगी। तो मित्रों, अगली बार जब आप पॉपकॉर्न खाएं, तो याद रखिएगा आप सिर्फ एक स्नैक नहीं खा रहे, आप कुछ अनफेयर टैक्सेस को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, एक्स यानी कि ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाइए। जब भी आप सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा देखें, किसी सरकारी काम में देरी हो, या फिर पेट्रोल, डीजल और इंश्योरेंस पर भारी टैक्स की मार महसूस करें, तो उसकी फ़ोटो खींचकर या वीडियो बनाकर सीधे एक्स या इंस्टाग्राम पर रिलेटेड अथॉरिटी और मंत्रियों को टैग करके पोस्ट करें। अगर ये काम भी कठिन लगे, तो दशरथ मांझी की बात याद कर लेना, पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिनेरियो और समस्याएं दोनों समझ आए होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।